नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों हम 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा सेट है। तो बाकी क्वेश्चंस हमने ख़त्म कर दिए थे, लगभग 63 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम आगे देखते हैं अगला सेट। और ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए लगातार ये रिपीट होते हैं। हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन किसी दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो लगातार हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। 10,000 टारगेट है हमारा 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का। और यहाँ से आप देखेंगे हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कम से कम 80% क्वेश्चंस तो यहीं से आने वाले डायरेक्ट, इसलिए ध्यान से पढ़ो। डेली का कुछ नहीं, 20-30 क्वेश्चन करना है, इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन बना देते हैं। तो बताइए जल्दी से, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना है, दरभंगा, वैशाली या गया है? तो कमेंट में जल्दी से बताइए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 64 का ए इज़ द राइट आंसर, कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो पटना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में, 65, कि मुरी किस प्लांट हेतु प्रसिद्ध है। अच्छा, मुरी जो है ना, जल्दी से बताएंगे किस राज्य में पड़ता है। तो किस प्लांट हेतु प्रसिद्ध है? भारी मशीनों के लिए प्रसिद्ध है मुरी, या एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, अल्कोहल के लिए, या स्पंज लोहे के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताएंगे। तो मुरी प्लांट जो है ना वो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मुरी काफ़ी फेमस जगह है, तो एक आपकी इसी के नाम से मुरी एक्सप्रेस भी चलती है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि मुरी किसके लिए प्रसिद्ध है। जो प्लांट है वो एल्यूमिनियम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, की झारखंड में मैथन किस शक्ति का उत्पादन करता है। तो झारखंड में जो मैथन है वो किस शक्ति का उत्पादन करता है, वहाँ पर किस शक्ति का उत्पादन होता है? ताप का, जल का, अणु का, या सौर का? जल्दी से बताएंगे। तो जल शक्ति का उत्पादन होता है मैथन जगह है आपकी। तो झारखंड में जो मैथन है वहाँ पर जल शक्ति का उत्पादन होता है, पानी से बिजली वगैरह बनाई जाती है। तो मैथन स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे हम, कि भारत में झारखंड किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है। तो कौन सा है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपका, सीसा में है, मैग्नीज में है, अभ्रक में है, चूना पत्थर में है। तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा कि झारखंड में अभ्रक भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है कि 67 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभ्रक जो है उसमें आ गई है। तो अगला क्वेश्चन है 68, कि अग्नि क्या है। तो जैसे हमें पता ही है कि हमारे यहाँ 5 सीरीज की मिसाइलें चलती हैं। परम, पृथ्वी हो गई, परम के नाम से चलती हैं। कहाँ कलाम साहब हमारे थे, उनके द्वारा निर्मित की गई थी। तो पी से आपके पृथ्वी हो गई, ए से अग्नि हो गई, आर से जल्दी से बताएंगे क्या होगा और फिर ए से, और फिर एम। तो परम प्रकार की जो मिसाइलें हैं उसका निर्माण किया गया था, तो उसमें से एक अग्नि सीरीज भी है। तो अग्नि क्या है? तो अग्नि एक मिसाइल है। आपका युद्ध टैंक नहीं, युद्ध टैंक अर्जुन मार्क 1 मार्क 2 है। पनडुब्बी हमारा P-75 प्रोजेक्ट जो है, हवाई जहाज़, तो आप जानते हैं। तो अग्नि क्या है? 68 का ए इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 69 क्या होगा, कि दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन व्यक्ति थे जिन्होंने रंग भेद, मतलब कि गोरा काला, रेसिज्म के ऊपर लंबा संघर्ष किया था? काफ़ी फेमस इंसान है वो। केनेथ कोंडा, इदी अमीन, यासिर अराफत, या नेल्सन मंडेला? तो जल्दी से बताएंगे। सब वैसे तो आपने सब अगर पढ़ा होगा तो सारे लोगों के ही नाम सुने होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन आपका हो जाएगा तो मंडेला। तो अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है इनको, नेल्सन मंडेला को। ईदी अमीन तो आप जानते हैं तानाशाह हुआ करते थे। यासिर अराफत फिलिस्तीन के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो नेल्सन मंडेला इज द राइट आंसर। 69 का डी इज द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, कि मद्रास का नया नाम क्या है। तो मद्रास को पहले क्या कहा जाता था और आज क्या कहा जाता है? तो मद्रास का नया नाम क्या है? तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, जल्दी से बताएंगे। चेन्नई। 70 का 20 द राइट आंसर। ठीक है, मुंबई। तो मुंबई को पहले क्या बोलते थे? बम्बई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं बम्बई का। देखो अगला क्वेश्चन आ गया है 71 की, बम्बई का नया नाम क्या है। तो बम्बई का नाम क्या है? तो मुंबई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि बम्बई का नया नाम क्या है? मुंबई। आगे बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो हमारा लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो चुना जाता है अध्यक्ष सदस्यों के बीच में से। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये सभापति होते हैं। तो सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसको ध्यान रखेंगे। 72 का सी इज द राइट आंसर, कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73, कि खमेर रोस जो तानाशाही दल है वो किस देश से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, जैसे ISIS हो गया, बोको हराम हो गया, या खमेर रोस वगैरह हो गया, तानाशाही जो दल है। तो ये किस देश से संबंधित है? तो जल्दी से बताएंगे आपका। कंबोडिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, थाईलैंड से। तो ये
खमेर रोस जो तानाशाही दल है ये आपका कहाँ से संबंधित है? कंबोडिया से। तो 73 का ए इज द राइट आंसर। इसको ध्यान रखेंगे कि 73 का कौन सा आंसर सही है? ए। तो खमेर जो रोस तानाशाही दल है वो कंबोडिया से संबंधित है। आगे बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित व्यक्ति का नाम है, क्वेश्चन नंबर 74, सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो इनमें से कौन सा आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा? सत्याग्रह आंदोलन, नर्मदा बचाओ, या चिपको आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो जल्दी से बताएंगे किसने कौन सा चलाया गया? तो चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में चला था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। यहाँ पर क्या है कि पेड़ों से चिपक जाते थे लोग जब पेड़ों की कटाई काटने नहीं दिया जाता था। तो काफ़ी फेमस आंदोलन रहा है, अधिकतर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध था किससे था? चिपको आंदोलन से था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता ही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो 20वीं शताब्दी का जो आखिरी कुंभ मेला था वो आपका कहाँ मनाया गया था? हरिद्वार में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्रमुख 4 जगह पर कुंभ मेले लगते हैं। तो आपका जल्दी से बताएंगे, एक तो आपका इलाहाबाद का हो गया, ठीक है, प्रयागराज का हो गया, दूसरा हरिद्वार का हो गया, और 2 मेले कहाँ लगते हैं कुंभ के? जल्दी से कमेंट में मुझे बताएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 77 कि प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो हम देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन से आपके, मुख्यमंत्री की सलाह पर, विधानसभा की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर, या आपका मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे बात करते हैं हम 78 नंबर क्वेश्चन की कि कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश जो है ना वो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है आपका चीन, बांग्लादेश। दक्षिण एशिया की बात हो रही है तो दक्षिण एशिया में सीधी बात है कि चीन नहीं आता है, तो चीन 78 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 79 क्वेश्चन है कि सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो सलमान रुश्दी हैं, काफ़ी चर्चित लेखक हैं, इनके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं और काफ़ी प्रसिद्ध किताब लिखते हैं ये। तो इनके बारे में किसने मृत्यु दंड का जो फतवा जारी किया था? आयतुल्लाह खमैनी। तो आयतुल्लाह खमैनी कहाँ के हैं? तो ये ईरान के हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनके खिलाफ फतवा जारी किया था कभी, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? देखो हर फील्ड में हमें पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। जब तक हम जानेंगे नहीं हम वहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाते हैं जो हम सोचते नहीं, पढ़ते नहीं, कभी समझते नहीं है। तो सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर की इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो इजराइल किसके लिए सबको पता होना चाहिए, बौद्धों के लिए है, क्रिश्चियन के लिए, मुसलमानों के लिए, ज्यूस के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 80 का कि ज्यूस के लिए है। किसके लिए है? ज्यूस के लिए है इजराइल का निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं किसको फिलिस्तीन के अंदर इजराइल का निर्माण किया गया था? सबको पता ही है, इजराइल की कहानी तो पूरी पता होगी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से बहुत बार क्वेश्चन बना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो ये आपकी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या 180 डिग्री देशांतर है। तो 81 का आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 81 का आपका आंसर डी हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर। तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर है। एनसीईआरटी वगैरह में तो पहले ही दिया होता है ये। आगे क्वेश्चन है कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? देखो ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब सबसे पृथ्वी के पास सबसे ज़्यादा होता है सन, और सन पृथ्वी के पास कब होता है? जल्दी से बताएंगे। मुझे एग्जैक्ट डेट बताना है, कमेंट करके बताना कि किस दिन जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं, अपभू कहते हैं, या उपभू कहते हैं? तो जल्दी से बताएंगे। 82 का बी इज द राइट आंसर कि कौन सी स्थिति होती है? वो अपसौर उपसौर की स्थिति होती है। कौन सी? उपसौर की, ठीक है। एपीहिलियन या पेरीहिलियन, इंग्लिश में है आपका एपीहिलियन या पेरीहिलियन, तो पेरीहिलियन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 82 का बी इज द राइट आंसर, पेरीहिलियन। और ये कब होता है? चलो मैं ही बता देता हूँ, लेकिन ये लगभग 4 जुलाई को होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 83 क्वेश्चन कि शांत क्षेत्र पेटी कहाँ, डोल्ड्रम बेल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शांत क्षेत्र पेटी कहाँ, किस क्षेत्र में स्थित होती है? विषुवत रेखा के पास होती है आपकी, मकर रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, या ध्रुवों के पास? तो इसको ध्यान रखेंगे, ये कहाँ होती है? विषुवत रेखा के पास। तो डोल्ड्रम की पेटी कब होती है? जो 0 डिग्री हमारी रेखा है, अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, उसके 5 डिग्री ऊपर उत्तर की तरफ और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ के बीच का जो क्षेत्र है उसे शांत क्षेत्र पेटी कहा जाता है, डोल्ड्रम बेल्ट कहा जाता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा है? 83 का ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 84 क्वेश्चन कि टुंड्रा प्रदेश में आजीविका का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है?
तो जो टुंड्रा प्रदेश है, काफ़ी ठंडे प्रदेश होते हैं, तो वहाँ पर जो आजीविका है, लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो मत्स्य पालन, मछली पालकर, पशुपालन, शिकार करके या फलों का उत्पादन करके। तो देखो वहाँ पर मछली पालन तो संभव नहीं, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो कहाँ मछली पालेंगे। पशु पालने के लिए पशु इतना जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि सारे पशु इतनी ठंड नहीं झेल पाएंगे। फलों का उत्पादन तो तब होगा ना जब वहाँ पर जलवायु ऐसी होगी, उनके लायक होगी कि बर्फ़ ही पड़ी रहती है 24 घंटे 12 मास, तो क्या कैसे वहाँ पर फलों का उत्पादन हो पाएगा। तो प्रमुखतः टुंड्रा प्रदेश में जो आजीविका का पालन किया जाता है, वो आजीविका जो संचालन करते हैं, साधन करते हैं, वो शिकार के द्वारा किया जाता है। तो 84 का सी इज द राइट आंसर, कि शिकार के द्वारा। आगे बात करते हैं 85 क्वेश्चन, कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियाँ सबको पता ही हैं किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है या बिहार में है। तो ये प्रमुखता कहाँ पर है, तो ये प्रमुखता राजस्थान में है अरावली की पहाड़ियाँ। वैसे तो ये 4 राज्यों में फैली हुई हैं, लेकिन इसके हिसाब से अगर दिया जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो आपका राजस्थानी राइट आंसर हो जाएगा। वरना तो ये दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश में भी आया हुआ, हरियाणा में भी थोड़ा सा गया हुआ है, और राजस्थान में तो प्रमुखता है, और गुजरात में भी इसकी कुछ श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं पहुंच गई। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, कौन सी नदी उड़ीसा में मोहाना बनाती है। तो उड़ीसा में कौन सी नदी मोहाना बनाती है, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या महानदी। तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा तो वैसे पश्चिम में बहती है, अरब सागर में गिरती है, तो उड़ीसा में मोहाना बनाने की बात ही नहीं होती है। और ताप्ती जो है ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में ही गिरती है। बाकी गोदावरी आपकी गिरती है बंगाल खाड़ी में, लेकिन ये उड़ीसा में मोहाना नहीं बनाती है, ये महानदी हो गया। 86 का ए इज द राइट आंसर। कौन सा है, 86 का ए इज द राइट आंसर, कि महानदी जो है वो उड़ीसा में मोहाना बनाती है। आगे बात करते हैं 87 कि क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो मैंने हाईकोर्ट का जो टॉपिक पढ़ाया है पॉलिटी में, पूरी बढ़िया तरीके से इसको बताया है। तो क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, तो हाँ, ना, नहीं, वित्तीय आपातकाल में या राष्ट्रीय आपातकाल में। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका 87 का ए, बिल्कुल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। तो 87 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। जो हमारा भारत का महान्यायवादी होता है, तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन ए 5 वर्ष का, बी देख लेते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, या 6 वर्ष का, या संसद की विश्वास पाने तक, जब तक संसद का विश्वास है सदन में तब तक। तो 88 का आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो देखो सॉरी, जो महान्यायवादी होता है, ये आर्टिकल आपका 76 के तहत होता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो 8 है उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के, निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा था। तो 25वां राज्य जो बना था भारत का, वो कौन सा था, आप जल्दी से बताएं कमेंट करके, कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या गोवा। तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें से, कि गोवा। भारत का जो 25वां राज्य बना था वो कौन सा था, गोवा बना था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 89 का डी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं कि सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या चित्तरंजन दास। तो जल्दी से बताएंगे इसको, कि सर्वोदय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो किसने चलाया था, ये आपका विनोबा भावे ने चलाया था। तो 90 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 90 का सी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 91 की, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रसिद्ध था ये, या 2 सींग वाले गैंडे के लिए, 1 सींग वाले गैंडे के लिए, ऑपरेशन फ्लड के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका। तो 1 सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो आपका प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, 1 सींग वाला गैंडा जो है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है, तो ये असम में है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दूर से संबंधित है, द्विसिंगी गैंडे से कोई मतलब नहीं है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि नुसरत फतेह अली खान जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो नुसरत फतेह अली खान, अधिकतर लोगों इनके गाने सुने होंगे, तो ये बहुत प्रमुख प्रसिद्ध गायक हैं। तो क्या है ये नुसरत फतेह अली खान, तो ये गायक हैं। ठीक है, इस चीज़। तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं 93 कि डीएनए द्विगुणित सर्पिल है, यह सिद्धांत किसने दिया था। तो डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल वगैरह पूछ रहे हैं, दिया था, ये किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था, हॉर्वे ने, लिस्टर ने, या वाटसन या क्रिक ने दिया था। तो 93 का आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कि वाटसन एंड क्रिक ने। तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल जो दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं 94 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, एक देखो कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब है जो डायरेक्ट आपकी संपत्ति जाता है। तो इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है, कि मनोरंजन कर हो गया, भू संपत्ति कर हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, या बिक्री कर हो गया। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, मनोरंजन कर। ठीक है, तो मनोरंजन कर किस प्रकार का टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परोक्ष कर है। वही प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष में आ गया, तो कौन सा इसमें से परोक्ष कर है, तो आप बताएंगे जल्दी से। तो इसमें आपका 95 का ये सीमा शुल्क आपका डायरेक्टली लिया जाता है, तो इसलिए परोक्ष कर सीमा शुल्क होता है। ठीक है, संपत्ति कर तो आपका लगाया जाता है, उपहार कर, टैक्स, निगम टैक्स कर, वो डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो 95 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय संस्था नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो वित्तीय संस्था नहीं, मतलब पैसे का लेन देन नहीं करती है। ICICI हो गया, ऑप्शन IDBI हो गया, IIPA हो गया, या आपका LIC हो गया। तो जल्दी से बताएंगे 96 का आंसर क्या होगा। 96 का, तो 96 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, IIPA। तो IIPA कोई एक वित्तीय संस्था नहीं, बाकी ICICI, IDBI, ये बैंक है, LIC आपका जीवन बीमा निगम, ये सब करते हैं, तो ये वित्तीय लेन देन करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, दास कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा थी। स्टैटिक के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन था, जल्दी से बताएंगे। जेम्स किन्स, कार्ल मार्क्स, जेम्स रॉबिन, या एडम स्मिथ। तो ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी कार्ल मार्क्स ने। कौन सी, दास कैपिटल। तो दासों के बारे में कार्ल मार्क्स का अपना ही एक अलग ही विचार था। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स। आगे बात करते हैं इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1992 में, 98 में, 95 में या 96 में। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1996 में। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो आबिद हुसैन कमेटी काफ़ी प्रसिद्ध कमेटी थी। तो ये रेलवे से, दूरसंचार, बीमा या लघु उद्योग से, तो लघु उद्योग जो MSME सेक्टर है उससे संबंधित थी। कौन सी कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीली क्रांति किससे संबंधित थी, कंप्यूटर से, मछली पालन से, फूल से, या नील उत्पादन से। तो नीली क्रांति सबको पता ही है कि मछली उत्पादन से संबंधित थी आपकी। तो इस प्रकार से हमने आज लगभग 30 के आसपास फिर से क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। तो हमारा टारगेट है 10,000 क्वेश्चन खत्म करने का। यहाँ से आप देखेंगे कितना बेनिफिट मिलने वाला है आपकी तैयारी को। और जो लगातार पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पूरा एकदम सिलेबस खत्म किया है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि ये जब वो सेट सॉल्व करेंगे या लगाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी जो एग्जाम में क्वेश्चन करने की क्षमता कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई है। तो लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार इस चीज़ को सॉल्व करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर से हम एक नया सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।